यहाँ हमारे पास साइक्लोपेंटाडाइन मॉलिक्यूल मौजूद है। चलिए इसे देखते हैं कि आया ये एरोमेटिक होने के क्राइटेरिया पर पूरा भी उतरता है या नहीं। हम पहले क्राइटेरिया से शुरुआत करेंगे। चलिए देखते हैं कि क्या इसके पास लगातार कंटिन्यूअस ओवरलैपिंग पी ऑर्बिटल्स की रिंग होती है या नहीं। तो अगर हम यहाँ इन कार्बन पर गौर करें तो ये कार्बन डबल बॉन्डेड है, इसलिए ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा और इसी वजह से इसके पास एक फ्री प्री ऑर्बिटल भी मौजूद होगा। इस कार्बन के साथ भी यही सूरत हाल होगी और बाकी इन दोनों कार्बन के मामले में भी ऐसा ही होगा। तो ये चारों के चारों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। लेकिन अगर मैं इस कार्बन को देखूं तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर मैं कुछ हाइड्रोजन बना दूं तो इसे देखना थोड़ा आसान होगा। अब चूंकि यहाँ मौजूद इस कार्बन के पास 4 सिंगल बॉन्ड मौजूद है, इसलिए ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, जिसका मतलब ये हुआ कि इस कार्बन के पास p ऑर्बिटल नहीं है और इसलिए साइक्लोपेंटाडाइन एरोमेटिक नहीं होता। ये पहले क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है। इसके पास लगातार ओवरलैपिंग पी ऑर्बिटल्स की रिंग नहीं होती। अब चूंकि ये पहले क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरा, इसलिए हम कह सकते हैं कि साइक्लोपेंटाडाइन नॉन एरोमेटिक है। अब आपको इसके लिए दूसरे क्राइटेरिया के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये एरोमेटिक होने के पहले ही क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरा। लेकिन खैर, साइक्लोपेंटाडाइन की एक दिलचस्प खसूसियत होती है, ये हाइड्रोकार्बन के लिए बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। यहाँ मैंने पीले रंग से जो 2 प्रोटॉन बनाए हैं, इनमें से किसी भी एक के लिए इसका pKa तकरीबन 16 होता है। इसलिए साइक्लोपेंटाडाइन की इस कदर एसिडिक होने के लिए इसके कॉन्जुगेट बेस के साथ कोई स्टेबिलिटी वाबस्ता होनी चाहिए। और इस तरह अगर हम यहाँ बेस की मौजूदगी के बारे में सोचें तो शायद इलेक्ट्रॉन्स का लोन पेयर यानी कि एक नेगेटिव चार्ज या फिर एक जेनेरिक बेस इस प्रोटॉन को ले लेगा और फिर पीछे इस सबसे ऊपर वाले कार्बन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। लिहाजा अगर हम कॉन्जुगेट बेस का स्ट्रक्चर यहाँ बनाएं तो यहाँ हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे और अब हमारे पास इस ऊपर वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर मौजूद है जो इसे नेगेटिवली चार्ज्ड बना देगा। तो ये रहा कॉन्जुगेट बेस और साथ में इस कॉन्जुगेट बेस के किसी ना किसी किस्म की स्टेबिलिटी भी जरूर वाबस्ता होगी, क्योंकि साइक्लोपेंटाडाइन बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। याद रखें कि कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा मुस्तहकम होगा, कंपाउंड उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा और इस मामले में इजाफी स्टेबिलिटी इस वजह से है चूंकि ये आयन एरोमेटिक होता है। हो सकता है कि बज़ाहिर ये ऐसा नजर ना आए, चूंकि अगर हम इस ऊपर वाले कार्बन को देखते हैं तो ये ऊपर वाला कार्बन अब भी ऐसा लग रहा है कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि ये एक कार्बन 9 है, जबकि इलेक्ट्रॉन का ये लोन पेयर रेजोनेंस में हिस्सा ले सकता है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन्स का ये लोन पेयर लें और हम इसे यहाँ मुंतकिल करें तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ इस कार्बन पर धकेल देगा। अब अगर हम इसका मुमकिन रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो मैं इसमें ये दिखाऊंगी कि ये इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ मुंतकिल हो चुके हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ इस कार्बन पर मौजूद हैं। ये -1 फॉर्मल चार्ज है और फिर हमारे पास यहाँ इस तरह से ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर हम यहाँ इस ऊपर वाले कार्बन को देखें तो हम देख सकते हैं कि ये दरअसल sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ऐसा लगता है कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और यहाँ मैजेंटा रंग में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स का ये लोन पेयर अब p ऑर्बिटल को घेर रहा है या कह लें कि ऑक्यूपाई कर रहा है, चूंकि ये रेजोनेंस में हिस्सा ले रहा है। इसलिए आप हकीकत में बहुत से मजीद रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। हम इस वीडियो में तो इन्हें नहीं बनाएंगे। यहाँ इस वीडियो में मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैजेंटा रंग का इलेक्ट्रॉन ये लोन पेयर रेजोनेंस में हिस्सा लेता है और इसलिए इलेक्ट्रॉन्स का ये लोन पेयर दर हकीकत डीलोकलाइज्ड है। तो अब हमारे पास मुसलसल ओवरलैपिंग पी ऑर्बिटल पर मबनी रिंग मौजूद है। यहाँ उल्टे हाथ पर हम पहले ही कह चुके हैं कि ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और अगर आप इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में सोचें तो आपके पास इस रिंग में मौजूद तमाम कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो सकते हैं। इस तरह पहला क्राइटेरिया तो पूरा हुआ। आपके पास मुसलसल ओवरलैपिंग पी ऑर्बिटल पर मबनी रिंग मौजूद है। आइए अब फ्रॉस्ट सर्कल का इस्तेमाल करते हुए इस एनाइन को थोड़ी सी और तफसील से देखते हैं। ये नेगेटिव फॉर्मल चार्ज के साथ हमारा एनाइन है। जब मैं इस मॉलिक्यूल में मौजूद पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करूंगी तो मैं इसके लिए इस रंग का इस्तेमाल करूंगी। तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर हमने देखा था कि ये लोन पेयर रेजोनेंस में हिस्सा लेता है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन्स का ये लोन पेयर p ऑर्बिटल को भर देता है और अब ये असल में हमारे
पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमारे पास कुल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमारे पास इस एनाइन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अब हमने देखा कि जब आप तमाम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो यहाँ मौजूद ये तमाम कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और इसलिए इन हर एक कार्बन के पास p ऑर्बिटल होता है। लिहाजा अब मैं इस डायग्राम में p ऑर्बिटल बना सकती हूँ। हमारे पास रिंग में 5 कार्बन मौजूद हैं। हर कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल होता है और इस तरह से रिंग में 5 p ऑर्बिटल्स हैं। आप देख सकते हैं कि रिंग में मौजूद ये p ऑर्बिटल्स इन इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज करने के लिए आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। लिहाजा इन p ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होना हमारे पहले क्राइटेरिया के मुताबिक है। इसके पास मुसलसल ओवरलैपिंग करने वाले p ऑर्बिटल्स पर मबनी रिंग मौजूद होती है। हमारे पास यहाँ कुल 5 p ऑर्बिटल्स हैं और मैं जानती हूँ कि ये p ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि ये हो गए 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एमओ थ्योरी के मुताबिक 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमें 5 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देंगे। मैं इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को इनकी एनर्जी लेवल के हिसाब से फ्रॉस्ट सर्कल में जाहिर कर सकती हूँ। मैं अब ये लाइन यहाँ बना दूंगी। जब मैं यहाँ फ्रॉस्ट सर्कल बनाए तो याद रखें कि हमेशा यहाँ नीचे से शुरू करें। अब ये 5 मेंबर की रिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस दायरे में 5 अतराफ वाला यानी 5 साइडेड पॉलीगॉन बनाऊंगी। मैं एक बार फिर बताती चलो कि यहाँ अहम बात यह है कि जिस पॉइंट पर पॉलीगॉन इस दायरे से मिलता है या इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल की नुमाइंदगी करता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं जो कि इस बीच वाली लाइन के नीचे होंगे और इसी तरह फिर 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। मुझे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को 6 पाई इलेक्ट्रॉन से भरना होगा, तो मैं अपने 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से बना देती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने अपने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को मुकम्मल तौर पर आउटर शेल की तरह भर दिया है। और देखें अब यहाँ ये हुक्कल्स रूल के मुताबिक है। मेरे पास यहाँ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है और एक बार फिर हम इस एनर्जी डायग्राम का इस्तेमाल करते हुए ये देख सकते हैं कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिर 4 ज़रबे 1 होता है 4, तो यहाँ ये n बराबर है 1 के, तो ये कुल मिलाकर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इस तरह ये आयन दोनों क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है। इसके पास कंटिन्यूअस ओवरलैपिंग p ऑर्बिटल्स की रिंग मौजूद है। इसके रिंग में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं, इसलिए यहाँ ऊपर मौजूद ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है चूंकि ये एरोमेटिक एनाइन है। और साइक्लोपेंटाडाइन की इस कदर कम pKa की वजह भी यही है। लिहाजा अगरचे साइक्लोपेंटाडाइन खुद नॉन एरोमेटिक होता है, लेकिन यहाँ ये आयन एरोमेटिक होता है जो कि इसकी स्टेबिलिटी को वाजे कर देता है। चले अब एक और आयन को देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास साइक्लोहेप्टाट्राइनॉल का कैटाइन मौजूद है और अगर मैं इसमें मौजूद पाई इलेक्ट्रॉन्स को देखूं तो मेरे पास इस आयन में 2, 4 और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, यानी कि ये हो गए कुल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर मैं sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को देखूं, यानी कि हर इस चीज को जिसके पास डबल बॉन्ड मौजूद है, तो यहाँ ये सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और फिर इस कार्बन पर मौजूद मेरा कार्बोकैटाइन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। लिहाजा यहाँ तमाम के तमाम यानी कि 7 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि इन कार्बन में से हर एक कार्बन के पास p ऑर्बिटल होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि इन 7 कार्बन में से हर एक कार्बन के पास p ऑर्बिटल मौजूद है, जिसकी वजह से इन ऑर्बिटल्स के लिए इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज करने के लिए रिंग में ओवरलैप करना निस्बतन आसान हो जाता है। लिहाजा ये पहले क्राइटेरिया पर तो पूरा उतर रहा है। इसके पास मुसलसल यहाँ ओवरलैपिंग p ऑर्बिटल्स की रिंग मौजूद है। अब यहाँ कुल 7 p ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, यानी कि ये हो जाएंगे 7 एटॉमिक ऑर्बिटल्स और फिर ये 7 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमें 7 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देंगे जिन्हें मैं फ्रॉस्ट सर्कल में जाहिर कर सकती हूँ। लिहाजा मैं यहाँ अपने फ्रॉस्ट सर्कल पर जाऊंगी और बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को तकसीम करने के लिए बीच में एक लकीर बना दूंगी। और अब चूंकि मेरे पास 7 मेंबर की रिंग मौजूद है, तो अब मुझे अपने फ्रॉस्ट सर्कल में 7 साइडेड पॉलीगॉन बनाने की कोशिश करनी होगी। तो देखिए इस तरह मुझे 7 साइडेड पॉलीगॉन जैसी शक्ल मिल जाएगी। एक बार फिर हम इंटरसेक्शन के पॉइंट्स पर गौर करेंगे चूंकि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल को जाहिर करता है।
अब यहाँ ये देखना आसान है कि हमारे पास इस तरह से ये 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं और ये 4 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। अब हम अपने डायग्राम में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स में भरे जाते हैं। तो यूं हमने पहले अपने तमाम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को भर दिया है। तो ये वो इजाफी स्टेबिलिटी है जो कि इस आयन के एरोमेटिक होने की वजह से है। n बराबर होगा 1 के। तो 4 ज़रबे 1 होता है 4 जमा 2 हो गया 6। तो ये हो गए कुल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब इस तरह से इस आयन ने दोनों क्राइटेरिया पूरे कर लिए हैं। हमारे पास कंटिन्यूअस ओवरलैपिंग p ऑर्बिटल की रिंग मौजूद है जो कि ये रही। तो यहाँ उल्टे हाथ पर ये पहला क्राइटेरिया है, ये हमारी रिंग है और फिर हमारे पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। और इस तरह ये साबित हुआ कि साइक्लोहेप्टाट्राइनोल कैटाइन एरोमेटिक होता है। ये एक एरोमेटिक कैटाइन है। हम इसे इजाफी स्टेबिलिटी की तवक्को रख सकते हैं।